18 मई 1974 सुबह के ठीक 8:05 दिल्ली में एक छोटा सा कोडेड मैसेज रिसीव होता है। बस 3 शब्द, द बुद्धा हैज स्माइल्ड। उस वक्त शायद बहुत कम लोग समझ पाए होंगे कि ये 3 शब्द सिर्फ एक सक्सेसफुल ऑपरेशन की कॉन्फर्मेशन नहीं थे, ये पूरी दुनिया की स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस बदलने वाले थे। क्योंकि उसी वक्त राजस्थान के पोखरण डेजर्ट के नीचे एक ऐसा एक्सप्लोजन हो चुका था जिसका असर सिर्फ उस रेगिस्तान तक सीमित नहीं रहना था। इस धमाके से वॉशिंगटन, बीजिंग, मॉस्को और इस्लामाबाद की सिक्योरिटी कैलकुलेशंस हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस ये भी था कि ये टेस्ट बुद्ध पूर्णिमा के दिन कंडक्ट हुआ था। इसी वजह से कई हिस्टोरिकल अकाउंट्स इस कोड नेम को उस दिन से जोड़ते हैं। हालांकि इसका एग्जैक्ट ओरिजिन ऑफिशियली कभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन इन 3 शब्दों ने कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स में एक नया और कॉम्प्लेक्स चैप्टर लिख दिया। कुछ ही घंटों के अंदर दुनिया को पता चल गया कि इंडिया ने एक सक्सेसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कंडक्ट किया है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक इंडिया पब्लिकली ऐसा करने वाला दुनिया का 6ठा देश बन चुका था। और सबसे रिमार्केबल बात यह थी कि ये किसी कोल्ड वॉर सुपर पावर ने नहीं बल्कि एक डेवलपिंग नेशन ने किया था। लेकिन असली मिस्ट्री एक्सप्लोजन नहीं थी, असली मिस्ट्री थी उस एक्सप्लोजन की ऑफिशियल कहानी। इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि यह किसी न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट नहीं था बल्कि एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन यानी पीएनई था। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका मकसद माइनिंग, इंजीनियरिंग और सिविलियन साइंटिफिक रिसर्च बताया गया। लेकिन यहीं से इन्वेस्टिगेशन एक नया मोड़ लेती है। अगर ये सिर्फ एक पीसफुल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था तो इसे इतनी घंघोर सीक्रेसी के साथ क्यों कंडक्ट किया गया? और अगर इसका मकसद सिर्फ डेवलपमेंट था तो फिर इस एक एक्सप्लोजन के बाद दुनिया के सबसे पावरफुल नेशंस ने इंडिया पर सीवियर टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस और सैंक्शंस क्यों लगा दिए? क्या पोखरण 1974 वाकई एक पीसफुल एक्सपेरिमेंट था या फिर एक केयरफुली क्राफ्टेड जियोपॉलिटिकल सिग्नल? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। ये है इनसाइड इंडियाज कोल्ड वॉर न्यूक्लियर गैम्बल। इस मिस्ट्री को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। 1960s और अर्ली 1970s का दौर इंडिया के लिए काफ़ी अनस्टेबल था। 1962 में चाइना के साथ बॉर्डर वॉर और उसके बाद 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स ने इंडिया की सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को बार बार एक्सपोज किया था। लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक टर्निंग पॉइंट 1964 में आया जब चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया। न्यूक्लियर वेपन्स यूरेनियम और प्लूटोनियम दोनों से ही बन सकते थे और इंडिया ने इवेंचुअली प्लूटोनियम राउट चूज किया, जिसका रोल हम थोड़ी देर में समझेंगे। लेकिन उस वक्त एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी। इंडिया के सामने अब सिर्फ 2 हॉस्टाइल नेबर्स नहीं थे, उनमें से एक ऑफिशियली न्यूक्लियर पावर बन चुका था। इसी दौरान दुनिया कोल्ड वॉर के सबसे टेंस फेजेस में से एक से गुजर रही थी। हर साइंटिफिक ब्रेक थ्रू को मिलिट्री लेंस से देखा जा रहा था। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी या रिसर्च का सब्जेक्ट नहीं थी, ये डिटरेंस, डिप्लोमेसी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस का अल्टीमेट सिंबल बन चुकी थी। फिर 1968 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी सामने आई। इस ट्रीटी ने उन 5 देशों को ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स माना जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था, और बाकी सब देशों से उम्मीद की गई कि वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं करेंगे। इंडिया ने इस ट्रीटी को डिस्क्रिमिनेटरी बताते हुए साइन करने से साफ मना कर दिया। लेकिन ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक डिसएग्रीमेंट नहीं था, ये उस डिसीजन की शुरुआत थी जो अगले कुछ सालों में दुनिया की न्यूक्लियर पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदलने वाला था। ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट ने जो एक्सप्लेनेशन दी, टेक्निकल टर्म्स में वो उस वक्त बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड नहीं थी। यूनाइटेड स्टेट्स अपना प्रोजेक्ट प्लोशेयर चला रहा था और सोवियत यूनियन भी पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स के एप्लीकेशंस एक्सप्लोर कर रहा था। थ्योरी ये कहती है कि न्यूक्लियर ब्लास्ट का इस्तेमाल कनाल्स खोदने, टनल्स बनाने और मैसिव माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए किया जा सकता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने अपने टेस्ट को पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहा। 18 मई 1974 को प्लूटोनियम बेस्ड डिवाइस को पोखरण में एक डीप अंडरग्राउंड शाफ्ट में प्लेस किया गया और कंट्रोल डेटोनेशन कंडक्ट की गई। ब्लास्ट सक्सेसफुल रहा। गवर्नमेंट के मुताबिक रेडिएशन रिलीज कंट्रोल्ड और लिमिटेड रही। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने भी पार्लियामेंट में अश्योरेंस दी कि इंडिया का मिलिट्री एग्रेशन का कोई इरादा नहीं है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जैसे ही प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की रियल डिटेल सामने आना शुरू हुई, ये पीसफुल नैरेटिव एक बेहद ही टेंस थ्रिलर में बदल गया।
जब रिसर्चर्स ने डेकेड्स बाद डीक्लासिफाइड रिकॉर्ड्स और डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंस को कंपेयर किया तो एक ऐसा पैटर्न सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। उस वक्त अमेरिका के ग्लोबल सैटेलाइट्स दुनिया के कई न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को 24/7 मॉनिटर कर रहे थे, पर फिर भी पोखरण उनकी नज़रों से कैसे बच गया। पैटर्न काफ़ी क्लियर था। कई हिस्टोरिकल अकाउंट्स के मुताबिक साइंटिस्ट मिलिट्री यूनिफॉर्म्स पहनते थे और प्रोजेक्ट को आर्मी एक्सरसाइज जैसा आउटवर्ड अपीयरेंस दिया गया। रिसर्चर्स का मानना है कि इसका एक ऑब्जेक्टिव फॉरेन सर्वेलेंस को कंफ्यूज करना भी था। सेंसिटिव इक्विपमेंट को हमेशा रात के अंधेरे में ट्रांसपोर्ट किया जाता था जब सैटेलाइट कवरेज विंडोज बदल रही होती थी। पूरे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व लोगों को इतनी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती थी कि एक लैब का साइंटिस्ट दूसरी लैब के काम से बिल्कुल अनजान था। पब्लिकली अवेलेबल एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि इसी एक्सट्रीम प्रिपरेशन की वजह से ये डेटोनेशन वेस्टर्न इंटेलिजेंस के लिए एक मैसिव शॉक और एम्बैरेसमेंट बना, और यही पहला बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन भी सामने आया। अगर ऑब्जेक्टिव सिर्फ सिविलियन साइंटिफिक डेमोन्स्ट्रेशन था तो प्लानिंग एक कोवर्ट मिलिट्री स्ट्राइक जैसी क्यों लग रही थी? और इस कंट्रोवर्सी का दूसरा हिस्सा और भी सेंसिटिव था। टेस्ट में इस्तेमाल हुआ प्लूटोनियम साइरस रिएक्टर से आया था, जो कनाडा की असिस्टेंस और अमेरिकन हेवी वाटर, जिसे ड्यूटेरियम भी कहते हैं, उनके कोऑपरेशन से इस्टेब्लिश हुआ था। इंडिया का स्टैंड था कि उनका एक्सप्लोजन पीसफुल था, लेकिन कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ने इस इंटरप्रिटेशन को चैलेंज किया। उनका आर्ग्यूमेंट था कि न्यूक्लियर फिजिक्स पीसफुल और मिलिट्री एक्सप्लोजन में कोई बुनियादी फर्क नहीं करती, और इसी डिसएग्रीमेंट ने एक ऐसे डिप्लोमेटिक क्राइसिस की बुनियाद रखी जिसके कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया को अगले कई दशकों तक महसूस होने वाले थे। कई रिसर्चर्स आर्ग्यू करते हैं कि पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन सिर्फ एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी नहीं थी, ये एक्चुअल में एक ब्रिलियंट डिप्लोमेटिक शील्ड थी। उनके मुताबिक इंडिया ने एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बैलेंस क्रिएट किया जहां दुनिया को ये क्लियर सिग्नल मिल गया कि देश के पास न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिजाइन करने की कैपेबिलिटी है, लेकिन ऑफिशियली गवर्नमेंट न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉयमेंट का डिक्लेरेशन देने से भी बच गई। कोल्ड वॉर के एनवायरनमेंट में ये डिस्टिंक्शन एक बहुत बड़ी बात थी। 1917 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान जब यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव किया, तब इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पर इसका गहरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा। पोखरण के डेजर्ट में उस सुबह मौजूद साइंटिस्ट को भी शायद ये अंदाजा नहीं था कि उनके सामने होने वाला ब्लास्ट सिर्फ मिट्टी नहीं हिलाएगा, बल्कि अगले कई डिकेड्स की इंडियन फॉरेन पॉलिसी को भी हमेशा के लिए रीशेप कर देगा। एनालिस्ट का मानना है कि स्माइलिंग बुद्धा एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मैसेज था जो कैपेबिलिटी दिखाता था बिना ऑफिशियली एक डेंजरस आर्म्स रेस को ट्रिगर किए। एक्सप्लोजन सिर्फ कुछ सेकंड्स तक चला, लेकिन उसके डिप्लोमेटिक आफ्टर शॉक्स अगले कई दशकों तक महसूस किए गए। ओटावा ने कोऑपरेशन रोक दी, वॉशिंगटन ने रिस्ट्रिक्शंस टाइट कर दी, और फिर कुछ ही सालों में दुनिया के पावरफुल नेशंस ने मिलकर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG बना दिया, जिसका ऑब्जेक्टिव सेंसिटिव न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स के एक्सपोर्ट को रेगुलेट करना था, और इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ा। एडवांस टेक्नोलॉजी और इम्पोर्टेड न्यूक्लियर मटेरियल्स हासिल करना अब पहले से कई ज़्यादा मुश्किल हो चुका था, लेकिन इस डिप्लोमेटिक आइसोलेशन ने एक और सवाल खड़ा कर दिया। अगर दुनिया इंडिया को टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं थी, तो क्या इंडिया अपनी न्यूक्लियर जर्नी खुद पूरी कर सकता था? यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या 1974 का ये एक्सप्लोसिव डिवाइस वाकई एक काम करने वाला वेपन था? स्टैंडर्ड न्यूक्लियर हिस्ट्री रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि स्माइलिंग बुद्धा का यील्ड लगभग 8 से 12 किलोनॉट्स के बीच असेस किया गया था। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से ये एक अंडरग्राउंड शाफ्ट में रखा गया एक क्रूड बल्कि डिवाइस था, जिसे ना तो किसी मिसाइल पर माउंट किया जा सकता था और ना ही किसी फाइटर एयरक्राफ्ट से इजीली डिप्लॉय किया जा सकता था। ये एक सक्सेसफुल लैब कैपेबिलिटी टेस्ट तो था, लेकिन ये एक ऑपरेशनल वेपन सिस्टम नहीं था। इस एक्सप्लोसिव डिज़ाइन को एक एक्चुअल वेपन में कन्वर्ट करने के लिए अभी और ज़्यादा डेटा, मिनिचराइजेशन और मॉडर्न टेस्टिंग की ज़रूरत थी, और यही वजह थी कि 1974 के पूरे 24 साल बाद इंडिया को 1998 में पोखरण 2 टेस्ट कंडक्ट करने पड़े। 1974 ने सिर्फ रास्ता दिखाया था, और उस रास्ते पे चलकर वेपनाइजेशन का सफ़र पूरा करना अभी बाकी था। आज जब हिस्टोरियंस, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस और डीक्लासिफाइड फाइल्स को एक साथ कनेक्ट किया जाता है, तो पिक्चर पहले से काफ़ी क्लियर नज़र आती है। मॉडर्न स्ट्रेटेजिक असेसमेंट्स जनरली कंफर्म करते हैं कि 1974 टेस्ट के फिजिक्स उन्हीं प्रिंसिपल पर बेस्ड थे जो वेपन्स में यूज़ होते हैं।
साइंटिफिक लेंस से देखा जाए तो एक न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव का अंडरलाइंग मैकेनिज्म पीसफुल और मिलिट्री लेवल से नहीं बदलता। डिफरेंस सिर्फ उसके इंटेंडेड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में होता है। इसीलिए आज सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का लेबल एक मजबूरी भी था और एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक भी। इसने इंडिया को मेजर्ड पब्लिक स्टांस मेंटेन करने की डिप्लोमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी दी, जबकि डिटरेंस का रियल सिग्नल दुनिया के हर कोने तक पहुंच गया। तो ये सब डिस्कस करने के बाद आखिर हम किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं? अवेलेबल एविडेंस इस बात की तरफ इशारा करता है कि पोखरण 1974 को सिर्फ दो एक्सट्रीम्स में देखना गलत होगा। ना ये सिर्फ एक इनोसेंट साइंटिफिक माइनिंग एक्सपेरिमेंट था और ना ही उस वक्त एक फुली डेवलप्ड न्यूक्लियर आर्सेनल का डिक्लेरेशन। ये केयरफुली कैलिब्रेटेड स्ट्रेटेजिक मैसेज था, इतना पावरफुल कि दुनिया समझ गई कि इंडिया न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर चुका है और इतना मेजर्ड कि डिप्लोमेटिक लेवल पर गवर्नमेंट पीसफुल इंटेंट की पोजीशन मेंटेन कर सके। इस डिसीजन की कीमत देश को चुकानी पड़ी। सैंक्शंस आए और आइसोलेशन बढ़ा, लेकिन आयरॉनिकली इस आइसोलेशन ने इंडिया को टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस की तरफ ढकेल दिया। शायद इसीलिए स्माइलिंग बुद्धा नाम आज भी हिस्ट्री में एक पैराडॉक्स बनकर जिंदा है। एक ऐसा एक्सप्लोजन जिसे ऑफिशियली पीसफुल कहा गया, लेकिन जिसने पूरी दुनिया की स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस हमेशा के लिए बदल दी। वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि शायद जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में सबसे ज़ोर से गूंजने वाली आवाज़ हमेशा किसी मिसाइल की नहीं होती। कभी कभी सिर्फ 3 शब्द काफ़ी होते हैं। द बुद्धा हैज स्माइल्ड।